प्यारे बच्चों, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने लास्ट चैप्टर किया था ड्यूल नेचर, उसके जस्ट बाद का ये चैप्टर है एटम। बच्चों चैप्टर बिल्कुल इजी है। एटम एटम के बारे में ऑलरेडी आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हो। एटम के बारे में 11th में भी आपने स्टडी की है, इसलिए ये आपके लिए कोई एकदम नया टॉपिक नहीं है। बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। इसमें आपके लिए स्कोर करना भी बहुत आसान रहेगा इस चैप्टर के अंदर, भले बायोलॉजी हो या मैथ्स के स्टूडेंट हो। ये चैप्टर एक्चुअली इसमें ज़्यादा इतने कॉन्सेप्ट बनेंगे नहीं, है ना, ईजी चैप्टर रहेगा। अच्छा, जैसे अब है क्या इस चैप्टर के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो 11th में पढ़ा उससे और 12th में क्या डिफरेंस है। तो देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पर आप अपन डिटेल से बात करेंगे। फिर भी अपन यहाँ पर फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी थोड़ा सा हमें उसके केमिकल पार्ट्स के अंदर नहीं जाना है, हमें फिजिकल फिनोमिनन के अंदर जाना है। हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे एटम की, उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे और भी हम एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखो इस चैप्टर में है क्या एक्चुअली। इस चैप्टर के अंदर अपन जैसे एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम क्या होता है कि कोई भी मैटर होता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है। अभी अपन बात करेंगे जस्ट इसके बारे में कि अगर मेरे पास जैसे ये कोई बॉडी है या कोई भी एक चीज़ है, मैटर है, अगर मैं उसको तोड़ूं, उसके टुकड़े करता रहूं तो सबसे छोटा पार्ट निकलेगा। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट निकलेगा जिसको आप और अधिक तोड़ नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और छोटा टुकड़ा उसका नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी मैटर का जब आप टुकड़े करोगे तो एक लास्ट एक ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे कि उसका और टुकड़ा नहीं हो पाएगा, लास्ट एक पार्ट निकलेगा। और वो जो फंडामेंटल पार्ट निकलेगा उसी से पूरा मैटर मिलकर के बना हुआ है, उसको अपन कहते हैं एटम। अब एटम की जो भाई हिस्ट्री है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे मॉडल्स आए थे। जिसमें सबसे पहले एटम की जो डेफिनेशन देने की कोशिश की थी वो साइंटिस्ट था डाल्टन। डाल्टन जो साइंटिस्ट था उसने एटम की डेफिनेशन दी थी, जो अभी मैंने आपको बताई कि सबसे मैटर का जो छोटा पार्ट होता है जिसको आप और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर इसको और तोड़ नहीं सकते आप, उसको अपन बोलते हैं एटम। वैसे अगर हम बात करें एटम की, तो एटम की जनरली बहुत पहले से हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ऋषि कणाद ने ऑलरेडी एटम को डिफाइन कर लिया था। उसने उसको अणु कहा था, कण कहा था और एटम के बारे में बताया था। लेकिन ठीक है, हम फिर भी जब मॉडर्न टाइम से जब साइंस की सिस्टमेटिक स्टडी करने लगे, तब अगर हमारे सामने आएगा कि किस साइंटिस्ट ने, किसने एटम की डेफिनेशन दी थी, तो डाल्टन जो साइंटिस्ट था। अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि एटम का शेप ऐसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, एटम का अंदर का कंटेंट ऐसा होना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था जिसने सिस्टमेटिक इसका मॉडल दिया था, कुछ फिनोमिनन भी उसने एक्सप्लेन की थी, वो था जे थॉमसन। थॉमसन ने अपना एक प्लम पुडिंग वाटरमेलन मॉडल दिया था और उसी के बेस पे उसने एटम के बारे में बताया था। ये अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली वो पूरा हाइपोथेटिकल था, उसने कोई एक्सपेरिमेंट के बेस पे नहीं कहा था एटम का जो मॉडल दिया था। फिर उसके जस्ट बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने ये बताया कि एटम जो होता है उसका जो पूरा मास होता है, पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर पे पड़ा होता है, सेंट्रल कोर पे। उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी, वो डिस्कवरी जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। बच्चों देखो, आपसे जब भी एग्जाम में ये पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो आपको रदरफोर्ड देना है इसका जवाब, है ना, रदरफोर्ड ने किया था। और जो आज भी आप जो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो वो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। तो ये सेकंड मॉडल था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसकी भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स रही है जिसको दूर करने की कोशिश की, एलिमिनेशन करने की कोशिश की एक साइंटिस्ट ने, नील्स बोर ने कुछ पॉस्टुलेट दी, कुछ हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस दी। वो कम्प्लीटली बेस्ड थी रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स पे। रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां निकल रही थी उसी को उसने दूर किया नील्स बोर ने। तो बोर का मॉडल भी हमारे सिलेबस के अंदर है, हमें उसको भी पढ़ना है और वही हमारे ज़्यादा डिटेल से होगा। बच्चों देखो, इसके बाद भी और दूसरे साइंटिस्ट आए जैसे सोमरफील्ड है, उन्होंने भी एटम के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की, एटम के अंदर की और बातें बताई। लेकिन हमारे सिलेबस में इतना बड़ा लेंथी पार्ट नहीं है, हमारे तो ये 3 मॉडल ही है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर मॉडल। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें इन 3 मॉडल के बारे में पढ़ना है, बाकी ज़्यादा कुछ भी हमारे सिलेबस में डिटेल से इतना कुछ भी नहीं है। हमें तो इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। इस चैप्टर के अंदर आपके लिए स्कोर करना भी बहुत इजी रहेगा। मैंने एक बार बता दिया इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब अपन डिटेल से इस चैप्टर के हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब भी आप चैप्टर को करते हैं, कोई भी चैप्टर को, तो चैप्टर फिनिश होने के बाद आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप एक बार जरूर देखें, ताकि आपको एक बार आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है और आपको अपनी स्टडी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर एटम।
एटम। अब बच्चों देखो, एटम के बारे में आपको वैसे ऑलरेडी पता है। जैसे मेरे पास अगर कोई चीज़ है और कोई भी मैटर है, मैं उसको अगर तोड़ूं, मैं उसको छोटे छोटे टुकड़े करता जाऊं, तो लास्ट में एक सिचुएशन तो ऐसे आएगी कि उसके बाद उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। एक स्मॉलेस्ट उसका पार्ट निकलेगा दैट फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। एक छोटा सा पार्ट निकलेगा जिसको और आप नहीं तोड़ सकते, और वो जो पार्ट निकलेगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, उससे ही आप मान सकते हो पूरा मैटर कंपोज्ड है, उसी से पूरा मिलकर के बना हुआ है। तो उस छोटे से पार्ट को, जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते और उसको तोड़ नहीं सकते, और हर केमिकल रिएक्शन के अंदर इंडिविजुअली सेपरेटली वही पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, भले ही वो अकेला हो या फिर कंबाइंड फॉर्म में हो, लेकिन वो ही पार्ट लेता है, उसको अपन बोलते हैं एटम। डेफिनेशन लिख लो आप, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, that further cannot be divided and takes part into chemical reactions is called atom। लिखे? वैसे मैं थोड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ क्योंकि अभी कोई डेरिवेशन जैसा सिचुएशन आई नहीं है, डेफिनेशन है, इसलिए थोड़ी बड़ी लिखी मैंने। तो भाई बहुत इजी डेफिनेशन है, जिस स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको और फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते उसको आप एटम कहते हो। अब बच्चों देखो, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा दिखने में कैसा है? भाई है तो एटम तो इतना छोटा है कि आंखों से तो आप देख नहीं सकते उसको। तो एटम का कैसा शेप हो सकता है, कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एफर्ट किया। तो एटम की जो सबसे पहले साइंटिफिक डेफिनेशन दी थी, ये जो डेफिनेशन निकली थी साइंटिफिक डेफिनेशन, ये जे डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। जे डाल्टन जो है उसने बताया था कि भाई एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। लेकिन देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सालों पहले ऋषि कणाद जो थे, उन्होंने अपनी बुक के अंदर ऑलरेडी एटम के बारे में बता दिया था, जिसको कण कहा था उन्होंने। लेकिन फिर भी ठीक है, अब लेटेस्ट मॉडर्न टाइम के अंदर जब हम एटम को सिस्टमेटिकली पढ़ने लगा, तब किसने उसकी डेफिनेशन बताई? तो जे डाल्टन ने एटम की सिस्टमेटिक डेफिनेशन बताई थी। फिर सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया जिसने एटम के स्ट्रक्चर को बताने की ट्राई की और एटम के बारे में बात की, भाई एटम का ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा मॉडल है, वो साइंटिस्ट था जे थॉमसन। थॉमसन ने अपना वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल दिया, उसके बारे में भी अपन अभी बात करेंगे। लेकिन उस मॉडल की बहुत सारी कमी भी थी, तो वो मॉडल एक्चुअली कुछ था ही नहीं, यूँ कहे ठीक है, बस उसके बारे में एक बताया गया कि एटम ऐसा होना चाहिए, पर वो एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं उनके हिसाब से वो मॉडल सेट नहीं बैठ रहा था। तो उस मॉडल को डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया पूरा। फिर उसके बाद में फिर एक्सपेरिमेंट बेस पे मॉडल्स आने लगे, जिसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड जो मॉडल दिया था एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताने की ट्राई की थी, वो रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने अपना एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने सबसे पहले ट्राई की सिस्टमेटिकली एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ये बताया कि एटम का सबसे जो छोटा पार्ट है, सेंटर के ऊपर जहाँ पे उसका पूरा मास कंसंट्रेट है एटम का, उस सेंटर वाले पार्ट को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी जो डिस्कवरी की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद उस मॉडल के अंदर भी बहुत सारी कमियाँ थी, उसके अंदर भी कुछ कमी थी, उन कमियों को फिर दूर करना था। तो उसके लिए एक नया साइंटिस्ट आया, नील्स बोर नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने कुछ और हाइपोथेटिकल बातें कही, कुछ पोस्टुलेट्स दी, जिसके अंदर सारी जो पोस्टुलेट थी वो रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थी। एक्चुअली रदरफोर्ड मॉडल पूरा खराब नहीं था, कुछ थोड़ी बहुत उसकी कमियां निकल रही थी। उन कमियों को उसने दूर करके वापस अपना नया मॉडल दिया नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने। और फिर उसके बाद जो है नील्स बोर का जो मॉडल है, जनरली आप आज भी देखते हो नील्स बोर का ही जो मॉडल है वही काम करता है। फिर उसके अंदर और थोड़े समरफील्ड है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने और भी मॉडिफिकेशन किया और कुछ नई चीज़ें डाली। लेकिन हमारे सिलेबस में इतना लेंथी नहीं है, हमारे सिलेबस में थॉमसन मॉडल है और रदरफोर्ड मॉडल है, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल नील्स बोर मॉडल है। तो बहुत छोटा चैप्टर है। नील्स बोर मॉडल के अंदर अपन कुछ न्यूक्लियस की रेडियस के डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की अपन एनर्जी भी फाइंड आउट करेंगे, और एटम के स्ट्रक्चर के एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, उसके बारे में भी अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो एक्चुअली ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है नहीं,
और मैंने जो टॉपिक बताए इनके ऊपर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और ले दे करके आपके ये 3 मॉडल ही है इस चैप्टर के अंदर। तो अपन एक बार एटम के जो है थ्योरीज जो है, मॉडल्स जो है, उनके नाम लिख लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कौन से एटॉमिक मॉडल्स थे? तो ये हमारे एटॉमिक मॉडल्स जो है हम पढ़ेंगे, है ना, एटॉमिक थ्योरीज। तो जिसमें सबसे पहले जो है थॉमसन मॉडल है, थॉमसन्स प्लंग मॉडल, लेकिन अभी मैं इसको थॉमसन मॉडल लिख रहा हूँ। इसके बाद एक रदरफोर्ड मॉडल आया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल है, नील्स बोर, है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और बहुत इजी भी है। ये मैं पहले आपको कह देता हूँ, बहुत इजी है। जो बच्चे मतलब जिन बच्चों को फिजिक्स बहुत टफ लगती है, उनके लिए स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या न्यूमेरिकल्स में उलझ जाते हैं, उनको ऐसे एक्चुअली थोड़ा फिजिक्स से डर होता है, फियर लगता है उनको, तो उनको ये मेरी सजेशन है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके अंदर हर बच्चा स्कोर कर सकता है और अपने परसेंटेज इंप्रूव कर सकता है। उन चैप्टर्स के अंदर ड्यूल नेचर था, जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम है, न्यूक्लियर, ये ऐसे चैप्टर है जो भले ही बायोलॉजी बेस्ड स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स बेस्ड स्टूडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जनरली इनमें थियोरटिकल पार्ट्स है और ईजी पार्ट है। मतलब ऐसे भी नहीं बहुत बोरिंग है, आप उसको मतलब हटा दोगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, उलझ रहे, ऐसा नहीं है ना। एक चीज़ जो है दूसरी से बिल्कुल अलग होगी और उसी का जस्ट अगला फर्दर स्टेप होगी, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन चैप्टर्स के अंदर। तो ऑब्वियसली इन चैप्टर्स भले ही बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, छोटे चैप्टर को याद करना आसान होता है और क्वेश्चन जो आएंगे वो आप सीधे पकड़ लोगे, उनको सीधा पिकअप कर लोगे, हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा, मुझे आता है, इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए इन चैप्टर्स को अपन को ये अपने परसेंटेज इंप्रूवमेंट के लिए ये बहुत काम के चैप्टर्स हैं। इसलिए इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ आप इन चैप्टर्स को रेडी करें। फिर उन बाकी जो चैप्टर्स है उनकी आप बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इनकी तो बार बार रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बच्चों अपन सबसे पहले है थॉमसन्स मॉडल की बात कर रहे हैं। अब एक बार मैं समझा देता हूं पहले, ताकि आपको लिखने में, थ्योरी लिखने में बहुत इजीनेस। इसने कहा कि एटम जो है ना, स्फीयर है। इसने साइज भी बताई थी, देखो एग्जैक्ट एटम मतलब स्फीयर, एटम की साइज भी बताई थी। 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का जो है एटम एक स्फीयर है, स्पेरिकल शेप है एटम का। स्फीयर ही होता है वैसे, तो एटम जो है स्पेरिकल शेप के अंदर है। इस स्फीयर के अंदर मतलब जो दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है भाई इसी थॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये थॉमसन को पता था कि एटम के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एटम पार्टिकल्स जो है वो इसके अंदर रहते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम नहीं दिया था इसने, बाद में प्रोटॉन की जो है प्रोटॉन का नाम आया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी बाद के अंदर। पर स्टार्टिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन तो पता था, लेकिन प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया था। तो इसने ये बताया कि भाई एटम के अंदर जो है पूरा जो पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है एक 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का स्फीयर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसने ये कहा कि जो एटम है वो पूरा एक कंप्लीट स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर पूरा यूनिफॉर्मली जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज तो पूरा एटम जो बना हुआ है वो इसी पॉजिटिव चार्ज के मिलके बना हुआ है। और इसी पॉजिटिव चार्ज के बीच में धसे हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं कौन? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, और इसके बीच में धसे हुए हैं कौन? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको अपन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन है ना। ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये पूरा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। ये पूरा एटम है, इसके नीचे आप लिख लेना भले एटम, ठीक है ना, या थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पूरा लिख लेना, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब बच्चों देखो मैं बता देता हूँ, अब थोड़ा डिटेल से इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। इसने कहा कि भाई एटम 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक स्फीयर है, इसके अंदर पूरा पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर
एम्बेडेड होते हैं, दसे हुए होते हैं, लाइक सीड्स इन दी वाटरमेलन। वाटरमेलन तरबूज जो होता है ना, तरबूज, उस तरबूज में जो लाल कलर का, रेड कलर का जो मटेरियल होता है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो बीज जो अंदर फिक्स्ड होते हैं ना, सीड्स, वो होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इस मॉडल को अपन बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अच्छा, इसको उसने यूं भी कहा कि भाई जैसे एक वहाँ पे जो ब्रिटेन में वहाँ पर एक स्वीट है प्लम पुडिंग, तो जैसे अपने जो बूंदी के लड्डू होते हैं वैसे ही होती है प्लम पुडिंग। तो जैसे प्लम पुडिंग में जो पुडिंग होता है वो तो पूरा मटेरियल होता है, और उसके अंदर जो प्लम होता है वो फिक्स्ड होता है, प्लम। तो प्लम जैसे फिक्स्ड होता है वैसे वैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिक्स्ड होते हैं। तो ये थॉमसन का मॉडल था, छोटी क्लास में है, बच्चे भले 7th क्लास में भी डाल देते, पढ़ लेते हैं, उसमें ये कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो हम इस मॉडल के बारे में एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप डायग्राम ये ऐसे कैसे बना दो, फिर अपन इसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। एक बार मैं ये थोड़ी सी लैंग्वेज लिखा देता हूँ आपको, और नहीं भी लिखूँ तो भी आप खुद लिख सकते हो, वैसे डायग्राम आप बना देना ना। तो लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन द एटम इज a sphere of radius या size 10 raised to minus 10 meter in which या 10 raised to minus 10 meter, ठीक है ना। the positive charge लिख लो is uniformly distributed throughout whole volume, WHOLE, whole volume of atom। हो गया भाई पॉजिटिव चार्ज के बारे में। the negatively charged particles are embedded between these positive charges, like seeds in watermelon or plum in pudding, clear। Therefore this model is also known as watermelon model और प्लम पुडिंग मॉडल। फटाफट लिख लो इसको, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं, हियर द टोटल पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अब देखो मैं लिखने में कैसे राइटिंग से लिखूं, पर ये तो ठीक है आपको ये ताकि बिजी रहो, दिखे आपको चल रहा है, बाकी मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ लिखते रहें। हियर द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। Therefore atom will be electrically neutral। लिख लो आगे, एक लाइन और लिख लो, जगह नहीं। Therefore the atom will be electrically neutral, यानी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो देखो इसका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इसने ये बता दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, उसका नेट चार्ज जीरो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही जो है नेगेटिव चार्ज होगा। ये इस मॉडल का अचीवमेंट होगा। साइज के बारे में इसने बताया, बाकी इस मॉडल के अंदर कोई काम की चीज़ नहीं थी, ये मॉडल फेल हो गया। अब आप कहोगे फेल हो गया तो भी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट जो काम की चीज़ है वही आ जाए। तो बच्चों देखो ये एक्चुअली एक सीक्वेंस है कि जब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं पता चलेगी कि भाई ये क्या इसमें गड़बड़ थी और इस गड़बड़ की वजह से क्यों आया दूसरा मॉडल, तब तक आप फिर वो साइंटिफिक माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। तो चीज़ों में इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए ये मॉडल पढ़ना जरूरी है अपन को कि भाई इसने भी, इसका भी एक तो अचीवमेंट रहा है, मेहनत तो की है, आपकी तरह आलसी की तरह थोड़ी पढ़ा रहा, तो इसने मेहनत की है भाई इतना, तो फिर ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से पहले का मॉडल है, इसकी कमी को ही ध्यान में रख के रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया था, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किया था। तो अब इसको हटा देते हैं एक बार और फिर इसके ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं, क्या क्या कमियां थी। अब बच्चों देखो अपन ड्रॉबैक लिखने से पहले एक चीज़ आपको और अटैच कर दो आप, है ना, ये लिखो
थॉमसन assumed that the harmonic oscillations, भाई स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, फटाफट लिख रहा हूँ तो कोई क्या पता कैसे हो सकती है। हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट मीन पोजीशन प्रोड्यूसेस लाइट या एमिट या कॉज द एमिशन ऑफ लाइट, अब यूँ हालांकि इसने तो ठीक है टोरियम कहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से लाइट जनरेट होती है, हालांकि ये देखो सॉरी ये बात टोरियम में नहीं है भाई, ये बात सही भी है कि चार्ज पार्टिकल ठीक है। तो इसने जो कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करता है, उसकी वजह से लाइट जनरेट होती है, और ये बात सही भी है, आज भी सही है ये बात कि चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, ऑसिलेशन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, और उसी वजह से जो है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक टाइप है लाइट। तो ये तो बात इसकी सही थी। अब देखो इसने जब इसने किया ये पूरा मॉडल ये डिस्कस कर लिया, तो इस मॉडल से बहुत सारी कुछ फिनोमिनन एक्सप्लेन भी हुई है, ये बात नहीं है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स अब ये जो मॉडल है, हाँ दिस मॉडल एक्सप्लेन्स, ये तीन चीजें एक्सप्लेन कर पाए। एक तो थर्मियोनिक एमिशन, जो हमने वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ा था ना कि भाई कोई एटम को जब गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं गर्म करने पे, इसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो था उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था, और इसने आयोनाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया था, आयोनाइजेशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है भाई कि इसने ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज वॉज उन सबको नहीं समझा पाया था पूरी, कोई जैसे वो क्वांटम थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन, इसने खाली ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन एटम से क्यों निकल रहे हैं। तो ये तो हमें भी पता है कि लाइट गिराने पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं लाइट एब्जॉर्ब करके, थर्मियोनिक एमिशन में गर्म करने पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयनाइजेशन का मतलब भी यही होता है कि किसी गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना और वो गैस आयन में कन्वर्ट हो जाना। यानी अगर तीनों बातों को मैं एक साथ देखूँ तो तीनों बातें एक ही चीज़ बता रही, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, और इलेक्ट्रॉन का एमिट होना ये मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है। और क्यों कर पा रहा है, तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि भाई ये कह रहा है कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, और आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएंगे, जो उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है ना, एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये तो चीज़ें एक्सप्लेन कर ली थी इसने, ये सारी चीज़ें एक ही बात कह रही है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इसने एक्सप्लेन कर दिया। बट फिर भी ये मॉडल फेल हो गया। तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो लिखो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, या ड्रॉबैक्स, और फिर आगे लिख लो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन। अब क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप लिखोगे या भाई पूरे आप पूरी ये फर्स्ट पॉइंट में एक पूरी लाइन में लिख लो आप, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन the observations of गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है उसके ऑब्जर्वेशंस जो आए थे, रिजल्ट जो आए थे, वो अपन देखेंगे आगे। वो इस मॉडल को ये मॉडल उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि क्यों अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, एक ही अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आया। तो ये मॉडल उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी बात कि ये मॉडल एटम के स्पेक्ट्रम को भी, हाइड्रोजन एटम और उनके स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन emission spectrum of hydrogen, atom and other atoms। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लो, ये थॉमसन का मॉडल था। देखो आगे हम एक रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके अंदर आप देखोगे कि अल्फा पार्टिकल जब भेजे रदरफोर्ड ने,
तो देखा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए थे, सीधे सीधे, और एक अल्फा पार्टिकल वापस आया था बस, बाकी ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे एटम के अंदर से निकल गए थे। तो अगर ये थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एटम पूरा सॉलिड स्फीयर है, पूरा स्फीयर अगर पूरा सब जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल तो सब जगह से टकरा के वापस आने चाहिए। पर रदरफोर्ड ने देखा ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे आर पार जा रहे हैं, और खाली एक अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा करके 20,000 में से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकरा करके खाली वापस आ रहा है, और बाकी जगह से अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे ही निकल रहे हैं। तो इसका मतलब एटम का जो पूरा एटम सॉलिड स्फीयर नहीं है। इसने कहा ना रदरफोर्ड ने, सॉरी थॉमसन ने, कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो बात गलत है। पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता तो फिर ये रदरफोर्ड में ऐसा ऑब्जर्वेशन क्यों आ रहे हैं? फिर रदरफोर्ड ने इसको करेक्ट किया, उसने कहा कि पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर नहीं फैला हुआ है, खाली यहाँ बीच बीच में सेंटर पे ही है, बाकी एटम पूरा होलो है, खाली खोखला है एटम। इस पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे सेंटर पे पड़ा है उसको उसने न्यूक्लियस नाम दिया था। तो ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो यही है रदरफोर्ड का, वो जो है इस मॉडल के हिसाब से सेट नहीं बैठ रहा है। इस मॉडल और इसके अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए इस मॉडल का, थॉमसन के मॉडल का कोई लॉजिक नहीं रहा। ठीक है, इसने हमें ये बता दिया इलेक्ट्रॉन कैसे निकल पा रहे हैं। तो इस मॉडल के बारे में अब आपको मेरे हिसाब से अगर मैं कीवर्ड बताऊं तो बच्चों देखो, आप इस मॉडल को इजीली खुद एक्सप्लेन कर लेना। बस दो वर्ड आपको, दो चीज़ें आई है इसमें टर्म्स, एक तो वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल है ना, ये वर्ड आया है, बस इसको आप खींच करके बड़ा कर दो। और एक इसने न्यूट्रल वाली बात जो है ये कोई लिखना नहीं है आपको, बस इन वर्ड को हाईलाइटेड कर दो, यहाँ साइड में अटैच कर लो, ताकि आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन, इतनी बड़ी ये थ्योरी याद करनी नहीं पड़े, मन से बना के एग्जाम में लिख लो आप, है ना। तो ये न्यूट्रल के बारे में बता पाएगा, एटम जो है वाई न्यूट्रल क्यों है, और एटम जो है उसकी साइज 10⁻² कितनी है, -10 मीटर। बस ये इन्हीं पॉइंट को एक्सटेंड करके आपको थॉमसन मॉडल के बारे में लिखना है। इसके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, मैंने बता दिया आपको इस मॉडल के। ये मॉडल कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अपन बात करेंगे रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों अपन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था वो मॉडल 1898 के अंदर जब उसने अपना मॉडल दिया था, उसके 13 ईयर्स के बाद, आप भले वो ईयर लिख लेना पीछे उस थॉमसन मॉडल के पीछे, उसके 13 ईयर्स के बाद, ये 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली में रदरफोर्ड ने नहीं किया था वो एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का पूरा गाइडेंस था, पर रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट थे, उसके एसोसिएट थे गाइगर और मार्सडेन, उन दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, है ना। तो इसके बारे में अपन लिखना शुरू करते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल, देखो क्या क्या नाम है इसके, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एग्जाम में बहुत सारे नामों से आ सकता है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये भी नाम से आ सकता है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और ये आजकल कॉमन जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसी लगभग नाम से आता है, गाइगर, GEI गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, मार्सडन DN एक्सपेरिमेंट। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं इसको। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं ना। पहले एक बार अपन थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, आप डायग्राम बना दो, फिर उसके बाद अपन इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखो बच्चों, ये एक लेड का ब्लॉक है, लेड, LEAD, लेड। उसके अंदर है ना एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। ये जो रखा हुआ है मैंने, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। बिस्मिथ, जनरली इसने बिस्मिथ लिया था। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, और एमिट होकर के गोल्ड की जो फॉइल थी उसके ऊपर जाकर के टकराए। गोल्ड की जो फॉइल थी ये बहुत पतली थी भाई, बहुत थिन फॉइल थी, माइक्रोन की थी, माइक्रोन साइज यानी 10⁻⁶ माइक्रोमीटर ऑर्डर की साइज की थी। गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड मोस्ट मेलेबल डिक्टाइल नेचर का होता है। इसको मतलब इसको आप ठोक ठोक के बहुत पतली शीट बना सकते हो, टूटेगा भी नहीं।
तो जितनी पतली लेयर होगी, जितनी पतली लेयर होगी तो उतने छोटा स्ट्रक्चर होगा, तो अपन एटम, एक सिंगल एटम के आसपास पहुंच जाएंगे, है ना। सिंगल एटम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसलिए उसने गोल्ड को काम में लिया ताकि पतली से पतली उसकी शीट बना सके। अब ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट हुए एक बीम की फॉर्म में, उसको पतला करने के लिए एक कॉलीमेटर काम में ले लिया। ये कॉलीमेटर होता है, कॉलीमेटर जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल जो बिखरे हुए होते हैं उनको क्या करता है, कॉलीमेटर, COLLI, कॉलीमेटर जो होता है वो उस पार्टिकल जो बिखरे हुए होते हैं उनको बहुत छोटा नैरो बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक ये जो अल्फा पार्टिकल की जो बीम है आकर के टकरा रही है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, बहुत सारी बीम आ रही है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर टकराते हैं और पीछे एक स्क्रीन होती है, बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम बना रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए। ये पीछे एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर वाले सरफेस के ऊपर, ये अंदर वाला जो सरफेस है ना, इसके ऊपर कोटिंग कर ली जाती है। किसकी कोटिंग कर ली जाती है, जिंक सल्फाइड की। किसकी, जिंक सल्फाइड, ZnS की कोटिंग। पीछे वाले पूरे सरफेस के ऊपर ZnS कोटिंग होती है, तो ZnS कोटेड स्क्रीन। ZnS जो होता है जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है, जिसके ऊपर जैसे अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएंगे गोल्ड की फॉइल से, तो हमें आंखों से तो दिखेगा नहीं कि अल्फा पार्टिकल किधर गया टकरा के। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकरा के स्क्रीन के ऊपर टकराएगा, तो जहाँ पे भी टकराएगा वहाँ पे एकदम चमक होगी, एकदम चमक प्रोड्यूस होगी। टकराएगा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे अल्फा पार्टिकल टकराया। तो अपन आराम से स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि भाई इस फॉइल से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में गए, किधर स्कैटर्ड हुए, मुड़ गए। तो ये ZnS जो है कोटेड किया हुआ स्क्रीन है, और एक पीछे जो है माइक्रोस्कोप कह दो या डिटेक्टर कह दो भाई, या काउंटर कह दो, बहुत सारे नाम है इसके। ये लगा हुआ है, घूमता रहता है और काउंट करता है किधर कौन से अल्फा पार्टिकल टकरा रहती है। ये माइक्रोस्कोप कह दो, इसको डिटेक्टर कह दो बोले चाहो तो, काउंटर भी कह दो आप, ठीक है। ये इतने सारे नाम हैं। ये लगा हुआ पीछे, ये घूमता रहता है और स्क्रीन के ऊपर पता करता है कहाँ अल्फा पार्टिकल जो है किधर टकरा है। अब अल्फा पार्टिकल ये जो गोल्ड की फॉइल है इससे टकरा करके इस स्क्रीन के ऊपर इधर टकराए, इधर टकराए, बहुत जगह गए, वो सब अपन स्टडी करेंगे, डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है मैंने ये जो एरो बनाया है, ये स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, ये गोल्ड की फॉइल है, कहीं लिखो भाई, नीचे लिख लेना, दिखना चाहिए आपको, है ना, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। तो ये जो है ये लेड कैविटी है भाई, कैविटी के अंदर हमने क्या रख दिया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का स्कीमेटिक डायग्राम है, पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम बना दिया मैंने। तो ये लेबल डायग्राम है, ये आप ड्रॉ करें, नीचे आप लिख लेना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो नीचे आप ये लाइन लिख लेना और डायग्राम ड्रॉ कर दो आप एक बार। अब मैं इसको डायग्राम को हटा देता हूं और अपन थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं इसके बारे में। बच्चों ये पूरा जो है, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो होता है, ये एक वैक्यूम के चैम्बर के अंदर किया गया, वैक्यूम के अंदर, जहाँ कोई दूसरे और एयर के पार्टिकल्स नहीं हो। अब मैं इसको पूरा हटा देता हूँ और फिर अपन इसके बारे में लिखते हैं। हाँ भाई, अब आप लैंग्वेज लिखना शुरू करें। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय गाइगर एंड मार्सडेन in 1911 under the guidance of रदरफोर्ड। ठीक है, ये रदरफोर्ड के एसोसिएट थे, स्टूडेंट थे। अब आज के टाइम में ऐसे स्टूडेंट तो होते नहीं है वैसे। अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। अब आगे आपको लिखना है here a radioactive source। ये जो रेडियोएक्टिव सोर्स था भाई, ये बिस्मिथ था। बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है, 214, और इसका जो मास नंबर होता है वो 214 होता है। आप तो नाम याद रखें, बिस्मिथ 214। हियर अ रेडियोएक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड इन लेड कैविटी
अब लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, हमें इजी लैंग्वेज लिखनी है जैसे जितनी याद रह सके अपनों। इन लेड कैविटी दिस इज द सोर्स ऑफ, कौन, रेडियो एक्टिव सोर्स के बारे में, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। द एमिटेड अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन वेरी थिन, बहुत पतली, साइज कितनी है, माइक्रोमीटर। वैसे साइज इसकी थी भाई 2.1 × 10⁻⁷ पर अप्रॉक्सीमेटली माइक्रोमीटर ऑर्डर की थी, ठीक है, 10⁻⁷ की थी, पर आप तो याद रखने के लिए माइक्रोमीटर में लिखो, डाटा याद रहे तो पहले लिख लो, ये भी अच्छी बात है। स्ट्राइक ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल प्लेस्ड इन पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल नाम आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल है क्या? तो अल्फा पार्टिकल जो है, देखो आपने कहाँ लिखा भाई अल्फा पार्टिकल, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल के ब्रैकेट में कहीं लिख लो आप, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिखा ना, अल्फा पार्टिकल वैसे आपको उस चैप्टर में बताया हुआ है ड्यूल नेचर में। आप याद रखो हीलियम जो होता है ना, हीलियम के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर होता है 2, तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के अंदर 2 तो होते हैं, प्रोटॉन प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, ये हीलियम एटम है, हीलियम का एटम है। अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो हीलियम प्लस बन जाएगा, और ये दूसरा भी इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हीलियम +2 हो जाएगा, हीलियम 2+। अब ये जो हीलियम 2+ है, इसको अपन बोलते हैं बाई आयोनाइज्ड हीलियम आयन। बाई आयोनाइज्ड हीलियम का आयन ही तो है। अब हीलियम के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन हट गए, दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए, तो ये बाई आयोनाइज्ड हीलियम आयन हो गया। अब आप देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए, तो पीछे बचा क्या है, पीछे तो खाली न्यूक्लियस बचा। तो आप या तो यूं कहो बाई आयोनाइज्ड हीलियम आयन, या फिर यूं कह दो हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो भाई अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस और बाई आयोनाइज्ड हीलियम आयन। ये लिख लेना ब्रैकेट में, बाई आयोनाइज्ड हीलियम आयन, हीलियम आयन। अब यूं कोई मेरे को यूं याद तो है नहीं, सारी चीज़ें रटा है जो सीक्वेंस पे याद आए, बीच में भी याद आ जाता है, तो फिर अब ऐसे बीच में तो ठूसना पड़ेगा अपन को। तो आप साइड में लिख लो यहाँ पे कहीं पे जहाँ अल्फा पार्टिकल लिखा, अल्फा के बारे में बताना बहुत जरूरी है, हीलियम न्यूक्लियस और बाई आयोनाइज्ड हीलियम आयन। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ये हीलियम के आयंस होते हैं, बाई आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। तो अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल पे टकराएं, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो, ZNS coated screen is placed behind this foil. ZNS which produces tiny, बहुत छोटा, tiny flash when alpha particle strikes on it। अच्छा, ये जो ZNS है ये फ्लोरेसेंस सब्सटेंस है ना, विच प्रोड्यूसेस टाइनी फ्लैश कह दो या फ्लोरेसेंस, FLUORESCENC। फ्लोरेसेंस की स्पेलिंग देख लेना भाई, मेरे को ऐसे ही याद है, फ्लोरेसेंस है ना, चमक, प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस ऑन। अब एक लाइन और लिखनी है अपन को आगे, the number of scattered alpha particles यार कहाँ लिखूँ, जगह नहीं बन रही। the number of scattered alpha particles are counted by detector और काउंटर। बस बच्चों देखो, इससे ज़्यादा अपन को कोई फालतू की लैंग्वेज लिखनी नहीं है जो आ गई, और कोई एग्जामिनर इतना फ्री नहीं बैठा है कि वो ये लैंग्वेज पढ़ेगा, है ना। सीधा डायग्राम देखेगा और उसके आपके जो कंक्लूजन्स होंगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होंगे, उनको देख लेगा बस। तो मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ, ज़्यादा ये बोर्ड पे ऐसा यूँ बड़ा दिख सकता है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इतना, खाली क्योंकि डायग्राम अभी हमने बनाया है उसको देख के आप मन से लैंग्वेज लिखनी है कि भाई रेडियो एक्टिव सोर्स होता है
और गोल्ड की फॉइल होती है, और गोल्ड की फॉइल से जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वो ZNS स्क्रीन के ऊपर टकराते हैं, पीछे काउंटर लगा हुआ होता है। बस ये चीज़ें जो थी मैंने आपको लिखवा दी। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो लिख लेते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। अब बच्चों एक लाइन और लिख लो आप, जगह नहीं थी मेरे तो, कि द होल एपरेटस इज एनक्लोज्ड है ना, ENCLOSED, एनक्लोज्ड इन वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो है वो पैक था। अब एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ आप लोगों को पता है, अल्फा पार्टिकल आए और सीधा गोल्ड की फॉइल से टकरा करके स्कैटर्ड होकर के अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले गए। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो चीज़ें अपन लिख लेते हैं। तो अपन ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, और ऑब्जर्वेशंस लिखने के साथ साथ अपन सीधा रिजल्ट्स भी लिख लेते हैं ना, एंड कंक्लूजन्स, ताकि टाइम खराब नहीं हो अपन का, बड़ा फालतू का नहीं बन जाए। ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे अपन एंड कंक्लूजन्स, उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या रदरफोर्ड ने कंक्लूजन्स निकाला वो अपन लिखेंगे। तो एक्चुअली मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ उस कंक्लूजन से रिलेटेड, ताकि फिर अपन को कंक्लूजन लिखने में और रिजल्ट लिखने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखो बच्चों 5 पॉइंट्स होंगे टोटल, मैं 5 पॉइंट्स लिखूंगा। रदरफोर्ड ने क्या देखा कि एटम कुछ इस तरीके का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको जब भी रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाने को कहे तो आप फर्स्ट वाला वो डायग्राम बनाओगे और ये सेकंड ये भी डायग्राम बनाओगे, आप दोनों ध्यान रखना। कोई भी कभी भी रदरफोर्ड से रिलेटेड डायग्राम पूछ लिया जाए तो आप एक सिंगल डायग्राम नहीं बनाओगे, आप दोनों डायग्राम बनाओगे। वो पूरा कंप्लीट स्कीमेटिक डायग्राम था, और ये जो है उसके कंक्लूजन से रिलेटेड है, अंदर एटम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, सिंगल एटम का ये डायग्राम है। तो बच्चों देखो रदरफोर्ड ने ये देखा, जब अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स से निकल रहे थे तो उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, ये देखो ऐसे सीधे सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़े अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे निकल गए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, दिस शोज दैट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज होलो। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकले, इससे रदरफोर्ड ने ये आइडिया लगा दिया कि एटम का आउटर मोस्ट पार्ट तो है खाली होलो। सम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री, ये देखो कुछ 90 डिग्री पे मुड़े भाई, ये अब देख रहे हो आप धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल मुड़ना शुरू हो गए भाई। ये तो देखो आप 90 डिग्री पे मुड़ा, इधर भी ये 90 डिग्री पे मुड़ा, कुछ 90 से ज़्यादा एंगल पे भी मुड़े, ये देखो ये। और एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था अमंग 20,000 रिटर्न्स बैक, दैट मीन्स पहले भाई डायग्राम पूरा बना दो फिर आप बनाना है ना। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो आया सीधा सीधा बीच में, हो भाई सेंटर के अलॉन्ग आना चाहिए, आकर के टकरा के वापस चला गया। टकराने में एकदम टच मत कर लेना इसे, यहीं से मुड़ गया वापस चला गया, ये मुड़ा। बाकी ज़्यादातर सीधे निकल रहे हैं, कुछ ऐसे मुड़ भी रहे हैं। इसके बेस पे फिर कंक्लूजन क्या आया, तो सेकंड पॉइंट ये निकला। देखो आप देख रहे हो सम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री और ग्रेटर एंगल्स, एंड वन अल्फा पार्टिकल अमोंगेस्ट 20,000 स्कैटर्ड एट 180 डिग्री, 180 यानी वापस रिटर्न बैक हो गया। ये क्या शो कर रहा है, अल्फा मतलब क्या है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अल्फा का मतलब है हीलियम का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब प्योर पॉजिटिव चार्ज है। अब अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस का भी चार्ज कैसा होगा, ये गोल्ड का एटम है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। तो गोल्ड का न्यूक्लियस जो है उसके अंदर तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पड़े होते हैं। तो अल्फा भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से रिपेल होकर वो मुड़ गया। और ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, खाली ये बीच में से मुड़ा है। इसका मतलब एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज। भाई रदरफोर्ड को ये तो पता था कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि अल्फा से सारे इलेक्ट्रॉन तो हटा दिए, तो खाली पीछे क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज ही तो रहा। तो उसको ये पता है पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आया, तो अल्फा पॉजिटिव किससे रिपेल होगा, पॉजिटिव से ही तो होगा, नेगेटिव से थोड़ी रिपेल होगा। तो पॉजिटिव से रिपेल होगा। तो रदरफोर्ड के दिमाग में आया कि भाई हाँ, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है सेंटर के ऊपर एटम के, बाकी तो सीधे निकल रहे हैं। हाँ ये मुड़ रहे हैं, ये 90 डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये उस पॉजिटिव के बहुत नज़दीक पहुँचे, तभी ये रिपेल होकर के इधर मुड़े। और ये तो पूरा उसी के सीध में था, इसलिए वापस उल्टा आ गया। तो इससे भाई उसको एकदम प्रूफ मिल गया
कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज सब जगह नहीं फैला हुआ है, ये सेंटर पे पड़ा है। सब जगह फैला हुआ होता अगर थॉमसन के अकॉर्डिंग तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होने चाहिए ना, सारे वापस आते, बट सारे नहीं आए, ये बीच वाला आया है। इसका मतलब पूरा एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ सेंटर पे पड़ा है। क्लियर। और बाकी रिमेनिंग अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड हुए ही है। कुल मिला के सेकेंड पॉइंट हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि दी होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट दी सेंटर ऑफ एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये सेकेंड पॉइंट था रिजल्ट का और कंक्लूजन का। थर्ड नंबर पॉइंट अपन को वही बात है जो थॉमसन ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, मतलब थर्ड नंबर पॉइंट ये था इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो पॉजिटिव के बारे में बात हुई, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहाँ बात हुई। तो रदरफोर्ड ने कहा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी उसने नहीं कहा था रिवॉल्व होते हैं, थॉमसन ने तो कहा धसे हुए फिक्स्ड है, इसने कहा कि वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और ये इसके कहाँ दिमाग में आया, कैसे आया, तो ये इसके दिमाग में आया भाई ये अपने प्लेनेटरी मोशन है ना, केपलर्स लॉ पढ़े हमने कि अर्थ और ये सब किसके अराउंड घूम रहे, सन के अराउंड। तो वैसे वैसे इसने कहा कि भाई जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस। फोर्थ नंबर पॉइंट जो ये है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है अभी मैं लिखने वाला हूँ उसको पहले 4 पॉइंट एक बार लिख लेते हैं। तो ये डायग्राम बना दो आप, ये सारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो ही रहे हैं, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है और स्कैटर्ड होते हैं। पीछे ZNS स्क्रीन है वो भी दिखा दो प्लीज, ZNS स्क्रीन है, ये काउंटर दिखा दो आप बस, बाकी तो मेन ये चीज़ है। तो आप एक बार ये डायग्राम बना दो बच्चों, पूरा बोर्ड कवर कर दिया मैंने इस डायग्राम से। फिर अपन सीधा स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन लिखता हूँ मैं 5 पॉइंट्स। फर्स्ट नंबर पॉइंट, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स undeviated from their path. This shows that the outermost part of atom is hollow. कैसा है, होलो है भाई, खोखला है। एटम का मोस्ट बाहर वाला जो पार्ट है वो होलो है, खोखला है। सेकेंड नंबर पॉइंट बहुत इजी था ये तो। सम अल्फा पार्टिकल्स scattered at 90 degree or greater angle. Some मतलब 1 about 8,000, 8,000 में से एक पार्टिकल जो है 90 और 90 से ज़्यादा पे मुड़ा, ठीक है ना। 1 अल्फा पार्टिकल अबाउट 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल है ना। 8,000 में से तो एक 90 डिग्री और उससे ज़्यादा पे मुड़ रहा था। ये थोड़ी गिन के कोई 20,000 पार्टिकल लेते, कई लाखों पार्टिकल्स लेते, पर उसने एक रेशियो बनाया कि 20,000 में से एक पार्टिकल तो लौट के वापस आ रहा है और 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो 90 से ज़्यादा एंगल पे मुड़ रहा है। 1 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 180 डिग्री, दैट मीन्स ये स्कैटर्ड सही लिखना भाई, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, फिर यूँ मत कहना अक्सर को लिखना ही नहीं आ रहा है, मन में आया जैसे घास काट रहा है। स्कैटर्ड एट 180 डिग्री, दैट मीन्स रिटर्न्स बैक, वापस आ गया, रिटर्न्स बैक, रिटर्न वापस आ गया, लौट के आ गया वापस। दिस शोज दैट, ये सेकेंड पॉइंट ही है सब कुछ, इसकी पूरी रीड मतलब पूरा इसका जो मेन है सारा इसका पूरा की स्ट्रक्चर वो सेकेंड पॉइंट के अंदर ही है पूरा। दिस शोज दैट द होल पॉजिटिव चार्ज एंड मास, पूरा मास एटम का मास भी इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसको क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस। यानी भाई अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड था। गाइगर मार्शलन नाम मत लिखना, रदरफोर्ड ही लिखना आप, रदरफोर्ड नहीं किया था, गाइगर मार्शलन क्या करते हैं अगर रदरफोर्ड नहीं बताता तो ये हो गया सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लिखो भाई थर्ड नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लिख लिया बच्चों थर्ड पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखो
द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन का नाम पता चल गया था, उससे पहले थॉमसन वाले मॉडल में खाली इलेक्ट्रॉन का ही नाम पता था। द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल, सो द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पॉइंट भी लिख लेना भाई, मैंने अभी बोला है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। फोर्थ नंबर पॉइंट बोला है टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, सो एटम रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या एटम्स विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोर्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखना आप, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखना, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एट एनी एंगल थीटा इज गिवन बाय, द नंबर ऑफ scattered alpha particles at any angle theta is given by 1 upon sin raised to 4 theta by 2। ये नीचे लिख लेना आप, है ना। और एक पास में छोटा सा ग्राफ बना देना, ये ग्राफ है। ये नंबर ऑफ scattered alpha particles, नंबर ऑफ scattered alpha particles है, और ये एंगल है थीटा, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। और ग्राफ जो है बच्चों देखो इस तरीके से था, गिरता हुआ ग्राफ होगा। टच मत करना, यहाँ टच मत करना, ये ऐसा ग्राफ था नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स का। वैसे ये यहाँ पर भी टच नहीं करना है, फिक्स आइडिया नहीं था कितने अल्फा पार्टिकल्स है, इसलिए आप तो ग्राफ ऐसा बना दो, है ना। अब ये जो उसने ये ग्राफ बनाए हैं, ये क्या शो कर रहा है? जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है अल्फा पार्टिकल्स के नंबर कम हो रहे हैं, और ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे, ये आगे मैं मिला नहीं रहा हूँ, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका एंगल 0 डिग्री होगा, यानी बहुत कम। यानी 0 डिग्री का मतलब है सीधा निकल गया अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है, सीधे निकलने वाले का एंगल तो 0 है। बच्चों इसको समझ लो आप, थीटा क्या है। अभी हालांकि अपन अगले लेक्चर में थीटा के बारे में बात करेंगे। ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, ये एक अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था, आते आते ये इसको जाना तो ऐसे था, ये रास्ता था इसका, पर ये इधर मुड़ गया मान लो, तो ये इधर मुड़ गया, तो ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन के साथ जो एंगल है उसको कहते हैं थीटा। अगर ये अल्फा पार्टिकल ऊपर नहीं मुड़ गया, ये सीधा सीधा इधर ही चला गया, तो फिर एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यानी सीधे सीधे चले जाने वाले तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल है। फर्स्ट नंबर पॉइंट में यही लिखा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे उनका एंगल 90 था, और कुछ थे जो 90 से भी ज़्यादा इधर चले गए, 90 से ज़्यादा, 90 से बड़ा इधर आना तो इधर था, उधर चले गए ये, और एक अल्फा पार्टिकल तो 180 डिग्री पे चला गया, मुड़ गया। तो यानी ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स का एंगल तो बहुत कम था। स्कैटर्ड जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनके एंगल कम, एंगल वाले अल्फा पार्टिकल ज़्यादा थे, पर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है तो स्कैटरिंग वाले बहुत कम पार्टिकल, और 180 डिग्री वाला तो खाली एक ही है 20,000 में से। तो ये ग्राफ इस तरीके से आपको बनाना है। ये फॉर्मूला है, बहुत एक छोटा सा रिलेशन है, एन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज़ टू 4। हमारे इतना कोई काम का है नहीं, हमें बस याद रखना है, और एक्चुअली ये हायर क्लासेस में इसका डेरिवेशन होता है, वो अपने जरूरत की नहीं। तो बच्चों ये रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट हो गया, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी के बेस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया। अब देखो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, यानी ये तो एक्सपेरिमेंट था, अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लिखो, तो मैंने जो कंक्लूजन लिखा है आपको, वो कंक्लूजन ही अपने आप में रदरफोर्ड का मॉडल बना रहा है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको है ना वो जो कंक्लूजन्स और वो जो ऑब्जर्वेशंस हमने लिखे थे एक साथ, उन सबको एक साथ लिख लेना आप। तो एटम का जो है भाई मॉडल आ जाएगा, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल आ जाएगा। न्यूक्लियस की साइज़ भी रदरफोर्ड ने निकाली थी। न्यूक्लियस की साइज़ जो है वो 10⁻⁻14 मीटर के आसपास, -15 के आसपास थी। -14 भी कह दो भाई, -14 to 15 फर्मी मीटर की साइज़ होती है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की साइज़ जो है 10⁻⁻14 लिखे बोले आप, 14 लिखे, 15 नहीं लिखे, -14 मीटर की जो है न्यूक्लियस की साइज़ है। और एटम की साइज़ कितनी है? 10⁻10 मीटर। ये बड़ा है, 10⁻10 छोटा नहीं है भाई, बड़ा है, ये छोटा है। न्यूक्लियस की साइज़ तो है -14 और इसकी साइज़ है 10⁻10 मीटर। तो आप जब अब मैं बोलूँ तो फिर टाइम ख़राब होगा, बाकी आप है ना, अगर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे लिखना है मैं एक बार पूरा बता देता हूँ।
पूरा बता तो क्या देता हूँ मैं, बोर्ड पे लिख लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको लिख लेना, बाकी है सारी यही चीज़ें हैं। रदरफोर्ड क्या कहना चाह रहा है, दी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज होलो, दी होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड, होल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है। द साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻14 मीटर। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल, सो एटम रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली है उनको एक साथ लिख लेना, तो वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पे, फिर बस फिनिश करते हैं। बच्चों मैंने ये लिख लिया आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वही पॉइंट्स है कि एटम जो है उसकी साइज 10⁻⁻10 है, आउटर मोस्ट पार्ट होलो है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और सारा एटम का जो मास है वो उसके सेंटर पे होता है, जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 लिखो या 14 लिखो, एक ही बात है, बहुत कम होती है। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो सेम एटम प्लेनेट की तरह, जैसे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वैसे ही। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, इसको नोट कर लेना। अब लास्ट एंड फाइनल अपन आज की क्लास के लिए इस रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी होगी और एक इम्पैक्ट पैरामीटर होगा। फिर अपन उसके बाद नील्स बोर मॉडल पे आएंगे और रदरफोर्ड मॉडल जो है उसके ड्रॉबैक्स जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सब अगले लेक्चर में होगा। इस लेक्चर के अंदर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़े समझे, ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। थैंक यू।